दिन 16 मार्च 2024 को ये हमारी विसंगतियों का बैनर, ये उच्चतम न्यायालय की हमारी मांग का बैनर और ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का वेलकम बैनर और ये फैक्ट फेडरेशन वाले। अभी मैं आपको ले चलता हूँ कुछ और बैनर, जैसे कल जानकारी दी थी गोपाल कृष्ण जी ने। ऐसे गोपाल कृष्ण जी से अभी मिलाता हूँ, मैंने दिखा दिया। अभी मैं आपको बैनर दिखाता हूँ। पहले देखिए OROP का बैनर, 7 पे कमीशन का बैनर और MSP का बैनर। जैसे कल हमने कई जो चार्ट थे उन पे बात की थी, आज भी हम जो है गोपाल कृष्ण जी से इनके बारे में जानकारी लेंगे। सर राम राम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये जो चार्ट लगा रखे हैं आपने, इनके बारे में पूर्व सैनिकों को जानकारी दें। जय सतियों, मैं सीधी बता रहा हूँ, जो हमारा MSP और 7 पे कमीशन OROP का जो 3 बैनर यहाँ पर लगे हैं, ये नया कोई बैनर नहीं है, पहले से भी लगे थे। 1 साल से हम लगाते थे। अभी 144 धारा लगने की वजह से हम लोग इसको थोड़ा हटाया गया है, क्योंकि आज हमने 3 बैनर और लेके आए, क्योंकि एक्स्ट्रा बैनर 3 लेकर आने के लिए कल मोहर लगा दिए शाम को, मतलब 3 और ले जा सकता है। तो आपने देखो MSP, सबको पता है MSP यूरोपियन देशों में था पहले, हमारा सेना में MSP नहीं था। MSP 6th CPC में लाया गया है। वो यूरोपियन देशों का सैनिकों को MSP दिया जाता है, क्योंकि अगर यूरोपियन देशों का सैनिकों को MSP दिया तो हमारे इंडिया का सेना को क्यों देना है करके सवाल नहीं उठाना है, जो कि हमारा जो सैनिक जो है वो विदेशों में भी काम करता है। जो सोमालिया है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, आपने देखा है, सब जगह पर हमारा सैनिक काम किया है। तो थोड़ा कुछ उनका जो अलाउंस जो होता है उसी हिसाब से हमारा भी किया जाना है। तो हमारा 6th CPC में हमारा सेना का अधिकारियों ने सरकार का सामने थोड़ा सा दबाव लगाया। उन्होंने बताया हमें जो यूरोपियन देशों का तर्ज में हमें भी MSP चाहिए। तो उस MSP आपने देखा, उस MSP 2006 में लेकर आया। तो MSP देखो इसके अंदर क्लियर लिखा है, ये चार्ट आपको दिखाई देंगे, आपको ग्रुपों में डाल देंगे। तो हमें 1000 रुपये दे दिया, मतलब 6th CPC में रिकमेंड किया, और 6000 रुपये हमारा ऑफिसर अपने लिए रिकमेंड किया गया। ये 1000 रुपये GSP जवान एंड एमएनएस के लिए इसमें बताया, और 6000 रुपीज़ जो अफसरों के लिए बताया गया। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने पे टेबल में जो पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन जाने के बाद एक IAS अधिकारी ने इसको ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने बोला ये आपने इसी एक जोखिम भत्ता बराबर देने वाला एक भत्ता है, उसको आपने इसी जैसा भेदभाव करके आप केवल जवानों को, जो हमेशा वो गोली का सामना करता है, हमेशा खतरा में रहने वाले जवानों को आपने 1000 दिया गया। तो उसका बाद उस 1000 को अपना सबसे पहले बात ये बता रहा हूँ, किसी पे कमीशन में किसी रिकमेंड के ऊपर जो कैंची चला के कम करने वाला काम करता है सरकार, लेकिन उस टाइम पर सरकार ने अपना आप उस 1000 रुपये को 2000 कर दिया गया, जो कि जिस जवान इतना 2000 तो कम से कम देना, जो कि 1000 का उतना ही बराबर उन्होंने 2000 कर दिया। तो हमारा ये चार्ट आप देख रहे हो, हमने ये मांग सरकार से किया है, अफसर को एक बराबर मिलिट्री पे MSP दी जाए। अगर सरकार जवानों को मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर के बराबर 15,500 रुपये नहीं दे सकती है, तो अफसर की मिलिट्री सर्विस पे भी जवानों का बराबर 5,200 रुपये की जाए, और 15,500 के हिसाब से दिए गए बैलेंस को ऑफिसर से ब्याज सहित वापस लिया जाए। ये है हमारा बैनर। मतलब हमारा 2000 रुपये अफसर का 6000 रुपीज़ 7th CPC जब आया, अफसरों का 15,500 बना है, और हमारा GSP जवान और MNS के लिए 5,200 बना था। उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाला ने 2017 में कोर्ट केस में जाकर जवान GSU से भी ज़्यादा खतरा उनका दिखा दी, हमारा अफसरों ने उसका रिकमेंड किया। उसके बाद जो हमारा MNS को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाला जो नर्सिंग अफसरों को 10,500 किया गया है। ये आपने इस MSP चार्ट के जरिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। और दूसरी एक बात है 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन में जो सबसे पहले बार जो 7th CPC में किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हुआ, ऐसे
सबसे पहले हमारा सेना का अधिकारियों ने तानाशाही दिखाते हुए अपना 2.81% का मान दिया। ये 2.81 कैसे आया? जो हमारा 2015 का दिसंबर महीने में जो हमारा बेसिक था, जो सर्विस पे जो पेमेंट का भी हो या पेंशन भी हो, जो हमारा जो 2015 का दिसंबर महीने में जो बेसिक था, उस बेसिक के ऊपर 2.57 का बढ़ोतरी किया गया। जो अमाउंट मिलता है वही हमारा 7th CPC का टेबल है, ये सबको पता है। लेकिन जो हम लोगों को इस 2.57 के हिसाब से हमारा अफसर, JCO, तो अपना जवान, MNS सबको 2.57 के हिसाब से 7th CPC लागू करते टाइम पर जो दे दिया, हम लोग ने पेंशनर वाला ले लिया। लेकिन जो सेना का अंदर जो सेवारत सैनिक है, तीनों सेना प्रमुख ने इसको ऑब्जेक्शन किया और बोला हमारा पे टेबल के ऊपर आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। बंद कमरा में चर्चा चला, तीनों सेना प्रमुखों ने जो इसको ऑब्जेक्शन उठाया, तो सेना के अंदर हमारा JCO जवान का मन के अंदर ऐसे एक मतलब ये आया, वो सोच रहा है हमारा तीनों सेना का प्रमुख हमारे लिए बहुत बड़ा लड़ाई लड़ रहा है सरकार के साथ में। जो को पे कमीशन आने के बावजूद भी पेंशनर को मिल गया, सब डिपार्टमेंट ने 2.57 के हिसाब से ले चुका है, लेकिन हमारा सेना प्रमुखों ने रोका हुआ है। हमारा आने वाला टाइम पर हमारा पेंशन, हमारा पेमेंट बढ़ सकता है। बहुत संतुष्टि से ये लोग काम कर रहे थे अपना लीडरों का पीछे, मतलब सलूट का जो उनको सलूट करता है, उनके चमचगिरी करता है, उसका थोड़ा सा रेशियो बढ़ा के वो लोग घूम रहा था। 1 साल तक बंद कमरे के अंदर इसका चर्चा चला। अफसरों ने वहां पर झूठ बोला और सरकार को ये कह रहा है जो युवा सेना के अंदर अधिकारी बनने के लिए तैयार नहीं होता है, जो कि सेना का अफसरों के लिए जो सुविधा दे रहा है उससे असंतुष्ट है। बहुत कठिन है हमारा, इसलिए अफसर 10,000 अफसरों का वैकेंसी कम पड़ा हुआ है, रिक्त पड़ा हुआ है, जो मतलब यानी 45,000 अफसर का वैकेंसी है, जो अपना 2%। वो 45,000 अफसरों के बीच में 10,000 अफसर कम है, यानी 35,000 अफसर से ही काम चला रहा है। आपको ये भी मैंने ब्रीफिंग क्या करना है, इसी के अंदर कुछ कैटेगरी भी होता है, मतलब लो मेडिकल कैटेगरी बनता है, कुछ बीमार लोग होता है, कुछ तो एज ओवर वाला होता है। एज ओवर का मतलब जिसने 40, 45, 50 वगैरह क्रॉस कर दिया तो उनको फिजिकल वगैरह वो नहीं होता है, हेडक्वार्टर में बैठे रहता है। तो ये सब हमने देखा है। लेकिन बंद कमरा में इन्होंने सरकार के साथ में बातचीत करते रहा। अफसर बनने के लिए युवा बाहर से आने के लिए तैयार नहीं। तो एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सेना के अंदर स्नातक दल बनाते हो, NST का सिलेक्शन करते हो और बड़ा बड़ा जो दलों बना के स्पेशल विंगें बनाते हो, उसी के अंदर टेस्टिंग होता है, उसी के अंदर हमारा जवानों को, सेलेक्टेड जवानों को उसके अंदर ट्रेनिंग दे के आगे लेके जाता है। तो क्यों ना करें 10,000 सैनिकों का, जो अफसरों का वैकेंसी, इनका बीच में से एक टेस्ट वगैरह लगाकर, क्योंकि 12 क्लास पढ़ाई करके वो NDA में गया है, 12 क्लास पूरा करके ये भी ट्रेनिंग सेंटर में आया हुआ है, सबका बेसिक एजुकेशन 12th क्लास है। तो फिर ऐसे क्यों नहीं करते हो? तो ऐसे नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के सामने बंद कमरा में बैठ के रोया, जवान JCO को पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। यही हम कई बार बोला, हमारा स्ट्रेंथ को और नफरी को दिखाकर सरकार के साथ में बात करते हो। वो रिटायरमेंट होने के बाद भी है, सेना में रहते हुए भी। अब उसके बाद सरकार ने दबाव में आकर 2.81% अफसरों को दिया, केवल अफसरों को। ये किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं था, ये सिर्फ सेना के अंदर हमारे साथ में भेदभाव लेके आया। अब हमने जो इस फॉर्मूला के ऊपर आवाज उठाया, अब हमने ये बोला, देखो इसके अंदर हमारी मांग है कि 7th पे कमीशन के लिए ऐसा भेदभाव कर रही है। हमारी मांग यह है कि 7th पे कमीशन के लिए भी 2.81 का फॉर्मूला लागू किया जाए। अगर सरकार जवानों को 2.81 का लाभ नहीं दे सकती है तो अफसर के लिए भी 2.57 की फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाए और अभी तक 2.81 के हिसाब से दी गई पे पेंशन को ब्याज सहित अफसर से वापस लिया जाए। इसी के अंदर भी हमने वही मांग किया है, इस बैनर के अंदर भी वही मांग किया है। ये मेमोरेंडम द्वारा हम सरकार को जो पुटअप भी किया। अब आ गया OROP केवल जो JCO जवान के लिए लागू है। JCO जवान के लिए लागू है। किसी भी केंद्र सर्विस का, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी रैंक के लिए जो OROP लागू नहीं है। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का जो रैंक, उसी के लिए ही OROP लागू है, जो कि कम उम्र में आना पड़ता है।
युवा मेंटेन करना पड़ता है, यंग फोर्स को मेंटेन किया जाना पड़ता है। सेना के अंदर जवान होना चाहिए और सेना का आयु कम होना चाहिए, जो कि विदेशों के अंदर भी यही होता है। तो उस हिसाब से लड़ने के लिए क्षमता चाहिए। तो हम यंग एज में ही 90% लोगों को PBOR के अंदर 90% लोगों को इसी जैसे किया जाता है। फैमिली क्वार्टरों में ताला लगा कर रखा होगा, फिर भी आपको फैमिली क्वार्टर नहीं देंगे, जो कि बैरक के अंदर सेना चाहिए, जो कि किसी भी इमरजेंसी पर बैरक के अंदर से सेना बाहर निकलना है। फैमिली क्वार्टर के अंदर अगर ज़्यादा फैमिली दे दिया हो और बच्चे हैं उनके पास, आपको पता होना चाहिए हमारा उसूल कैसे है। जो हम 25 को उम्र में जो शादी होना हमारा, जो हम सिपाही है 25 के पहले हम शादी कर देते तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। 25 को उम्र होने के बाद शादी हुआ। 25 को उम्र के बाद अगर मान लो उनको अगर पीस स्टेशन में फैमिली क्वार्टर 100% अगर दिया जाएगा, तो हमारा क्वार्टर के अंदर जो 25 का बाद वाला 90% लोग होता है, उसी के अंदर छोटा छोटा बच्चा हर क्वार्टर के अंदर मिलेगा। तो अपना छोटा बच्चे को छोड़ के वो कोई लड़ाई का जंग के मैदान में जा नहीं सकता इमरजेंसी में, इसलिए ताला लगा कर रखेंगे क्वार्टर को, जो कि देंगे नहीं है आपको। CLQ जो आपके चारे हैं वो दिया जाएगा, लेकिन क्वार्टर रहते हुए भी आपको परेशानी को दूर करने के लिए सेना तैयार नहीं है। हमारा सिस्टम इसी जैसा बना कर रखा है, इसलिए हम अपना परिवार से दूर रहता है। यंग एज में जो शादी होने के बाद अपना परिवार से, अपना पत्नी से, अपने बच्चों से हम दूर रहते हैं। तो ये OROP हम रिटायरमेंट, ईयरली रिटायरमेंट होने के बाद हमारे लिए एक सुविधा है OROP स्टेबल। ये 40 साल से लटकाया हुआ है, हमें देना था लेकिन दिया नहीं। किसी ना किसी एक टाइम पर 3rd पे कमीशन में हमारा टेबल को कटौती करके 23% पेंशनों को हमारा कटौती करके 50% में लाया गया है। उसी टाइम पर हमारा अफसरों का 17% को बढ़ोतरी करके उनको भी 50 में लाया गया है। तभी भी 3rd पे कमीशन भी अफसरों ने अपना फायदा उठाया। उस टाइम पर भी JSU जवान को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, और जब हमने रिटायरमेंट होता है तभी से हम 15 साल के लिए हम कर्जदार बन के बाहर निकलता है, उसको बोलता है कंप्यूट, उसको वापस भी दिया जाए। अब हमने यहाँ पर आने के बाद चौकीदारी की ड्यूटी कर, अब किसी ने भी 60 साल की उम्र तक, 58 की उम्र तक जो नौकरी कर आ रहा है, जो BSF हो, CRPF हो, ITBP हो, किसी के लिए भी OROP लागू नहीं है। लेकिन हमारा अधिकारी ने OROP 2 जब निकल के आया तो आपको पता चला हमारा अधिकारियों को 33% OROP टेबल दिया गया है, उनको नहीं मिल रहा है। उसका वजह से OROP 40-50 साल से लड़का हुआ है। जितना भी सरकार पीछे बैठा हुआ है वो दे नहीं पाया, लेकिन वर्तमान सरकार ने दे दिया है। बहुत बड़ा एक धोखा था हमारे साथ में। हमारा जो सरकार, वर्तमान सरकार बोलता है हम गरीबों के साथ में हैं, कोई गरीबों के साथ में कोई सरकार नहीं है, क्योंकि गरीब जो सेना का गरीब जवान को इस्तेमाल करता है, उनको मिठाई लेकर उनके पास जाता है और उनका साथ में त्योहार मनाता है, लेकिन पे और पेंशन टेबल का ऊपर आ जाता है, सरकार हमें दूसरा जगह पर खड़ा कर देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो OROP अफसरों के लिए लागू नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, हमारी मांग है कि ऑफिसर को अनुचित तरीके से दी गई एक रैंक एक पेंशन बंद की जाए और एक रैंक एक पेंशन के पिछले दिए गए बैलेंस को ब्याज सहित वापस लिया जाए। अब मैंने एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, हम तीनों टेबल आपको दिखाया, हम 1 साल से ये टेबलें यहाँ पर लगा के हम घूम रहा था। हम सरकार को दिया हुआ मेमोरेंडम के अंदर भी ये टेबलों को भेजा गया है, बिल्कुल कैलकुलेशन करके भेजा गया है। अगर ये मांग जायज नहीं है क्या? और मैंने एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारा ये देशीय संगठन जो रहता है, जो अफसरों का साथ में बैठ के पे कमीशन के लिए बात करने के लिए या सरकार से बात करने के लिए बैठे रहता है, तो ये लोग जैसे जवान उसके अंदर रहता है, पद लेके बैठा हुआ है। आप जो आपका साथ में मेंबरशिप लेके हक, जो उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करते हुए भी आपको हक दिया है, उन्होंने मेंबरशिप दिया है, उनको आप किसी न किसी तरीके से धोखा नहीं दे रहा है। इस अफसरों को जो इतना जो बड़ा भेदभाव करके इन्होंने सरकार से मांग रखी है, उस टाइम पर आप लोग उधर क्या कर रहा था? आप अंधे थे क्या? बहरे थे क्या? और इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा है अपना अपना जगह पर बैठ के, और मेमोरेंडम बनाता है, लेटर बनाता है, और किसी न किसी जगह पर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देंगे। बस हमारा क्या फुनरल ड्रिल में हमारा जो 10,000 रुपये दिया जाता है और रीत रखने के लिए कोई नहीं आता है, लिख दिया एक लेटर, व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में जवानों ने बैठ के थालियां बजा रहा है, यार हमारा ये संगठन बहुत कुछ लिख दिया। अरे यार CST के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, एक लेटर लिख दिया, डाल दिया, मतलब व्हाट्सएप के अंदर एक लेटर लिख दिया और CST के बारे में लिख दिया, डाल दिया।
और भी अग्निवीर के बारे में लिख दिया, डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप अंदर। उसके बाद थाली बजा रहा है साउथ इंडियन ग्रुप, जितना भी साउथ में जो रहता है, ये वहां पर बैठ के जो लॉलीपॉपी का कागज लगाकर और व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर आके बहुत बड़ा मेहनत कर रहा है, दिखा रहा है। और जो चुनाव का टाइम आ रहा है उस टाइम पर और भी कुछ तरीका निकाल देता है। लेकिन नॉर्थ इंडियन संगठन जितना भी है, ग्राउंड में उतर के लड़ाई में लड़ने के लिए आ जाता है। आपने खुद ही देखा है जुलाई 23 जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जो भीड़, आपने उसका पहले का पुकार भी देखा है। पूरा ऑल इंडिया लेवल में पूरा बुजुर्ग पुरुष सैनिक बाहर जत्थाबंदी लेकर बाहर आए थे। ये सबको तोड़ा गया है, ये सबको समाप्त किया गया है। ये सबके पीछे जो हमारा जयचंद टीमों का बोर्ड हमने लगा कर रखा है, हम हर रोज इनको बोर्ड लगाता है, हमारा सपना को इन्होंने तोड़ा है। ये सपना, ये जो हमारा सपना को तोड़ा है, इसके ऊपर हम आवाज उठा रहा है। उसके लिए हम फेडरेशन बना दिया है, आगे बढ़ के जा रहा है। सरकार के सामने हम खुद ही बैठ के हम अपना आने वाला टाइम पर बात करेंगे करके सोच समझ के हमारा आगे बढ़ के जा रहा था। तब इसके अंदर जयचंद जो इसके अंदर आ गया, जयचंद ने मिलके हमारा जो रफ्तार को तोड़ा। लेकिन फिर भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में कई संगठन फिर आगे आया। आज कम से कम 200 से ऊपर संगठन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ में जो हमारा मैदान में आज भी लड़ रहा है, जो हमारा लड़ाई जारी है। आज शाम को आचार संहिता लग सकता है, जो सरकार जो कोड ऑफ कंडक्ट जो कॉन्डक्ट जो आज लागू करने जा रहा है, जो उसी के बाद हमें चुनाव आयोग का परमिशन साथ में बैठना पड़ेगा। चुनाव आयोग कोई परमिशन नहीं देता है, वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ही परमिशन देंगे, वो कोई विरोध प्रदर्शन के लिए जो हमें परमिशन नहीं दिएगा। दूसरी बात यह है, सरकार भी कोई भी ऐसा कोई वेलफेयर वाला काम के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे, जो कि आचार संहिता का मतलब यही होता है नया नया टेंडर होना, किसी को प्रमोशन देना, किसी को पोस्टिंग भेजना। ये सब भेदभाव होता नहीं है, जो कि किसी का अच्छा जगह पर पोस्टिंग देना, अब वो एक वोट बैंक का बात आ जाता है। तो इसी जैसा रूलिंग आज शाम को लागू हो सकता है। तो ऐसे में मजबूरन हमको भी अपना लड़ाई का मैदान छोड़ना पड़ेगा। हम लड़ाई का मैदान छोड़ने से भी हमारा इस बैनर एम जो हमने आपको दिखाया है और इसका अंदर जो भी लिखा है सरकार का पास हम पहले से भेज रखा है, वो हम लोग विस्तार विवरण के साथ बताया हुआ है। सरकार इसको ऊपर समझा लेना होगा, आज नहीं तो कल आने वाला टाइम पर उस कुर्सी पे, हम अभी भी बता रहा हूँ, एक्स कोई भी हो, प्रधानमंत्री का कुर्सी पर, राष्ट्रपति का कुर्सी पर, रक्षा मंत्री की कुर्सी पर जो बैठा है, आने वाला टाइम पर भी हमारा इसका ऊपर वो ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो हमारा आंदोलन कंटिन्यू आगे निकल के जाएंगे। हमने कफन बांधा हुआ है, हमारे जितना भी कींजना कींजो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम अपना हक लेने के बाद ही हम मैदान छोड़ेंगे। जय हिंद। सर, गोपाल जी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन देखिए मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दूंगा। जैसे ये एमएसपी की है, एमएसपी पे जो है ऑफिसर्स को जो छठे पे कमीशन में जो है एमएसपी लागू करने की सिफारिश की गई ना, और ये एमएसपी जब 7 सीपीसी में आया तो देखिए ये अफसर को 6,000 रुपये, लेकिन बाद में ये 6,000 और जवान और जेसीओ को 2,000 हुआ। तो अभी भी यहीं मैं आपको बताता हूँ कि कितना बेनिफिट अफसर्स को रहा। अफसर की 6,000 पहुँची कहाँ बाद में 15,500 और जवानों की 2,000 कहाँ पहुँची 5200। अभी देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब उस समय मिल रहा था तो एक एमएसपी और ग्रेड पे एमएसपी थी 2,000 और एक सिपाही की ग्रेड पे थी 2,000, लगभग 4,000 रुपये। और जब उनको एमएसपी मिली तो वो हो गई कितनी 5200 रुपये, यानी कि 1,200 रुपये। और एक नायक थे, नायक को मिलते थे एमएसपी 2,000 रुपये और ग्रेड पे 2,400 रुपये, यानी कि 4,400 रुपये। पहुँची कहाँ 5,200 रुपये। कितना फ़ायदा, तकरीबन 800 रुपये। और जो एक हवलदार उनको मिलती थी एमएसपी 2,000 और ग्रेड पे 2,800, 4,800 रुपये। फ़ायदा सिर्फ 4,000। और देखिए और जेसीओ साहिबान को भी शायद ग्रेड पे 3,000 या 3,200 के आसपास थी, तो उनका 5,200 रुपये हो गया। इन दोनों को मर्ज करके एमएसपी किया गया। तो देख लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कितना कितना हुआ। और जहीं
आप लगाएंगे तो ऑफिसर्स को जो है 6,000 से 15,500 पे पहुंचाया गया, तो कितना फ़ायदा? 9,500 का। देखिए अभी भी आप देख लीजिए कि आपके साथ कितना कितना भेदभाव किया गया। और सबसे ज़्यादा नुकसान एमएसपी मिलने पर भी जेसीओ साहिबानों को था, कि जिन्हें बोलते ना कि इन्हें तो मिला ही नहीं के बराबर। हद से हद शायद 100 रुपये या 200 रुपये मिल गए हों इन दोनों के मिला के मर्ज करके बढ़ाने से। तो मैं सबको बता रहा था, और ये है जंतर मंतर का नज़ारा। मैं यही बता रहा था आप लोगों को कि कैसे कैसे जो है जो हमारे साथ भेदभाव किए गए। और ये